क्लोज करिएगा। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो तुम लोग? क्या कहानी? अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। बेटा हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? साला यही भूल गया। केटीजी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? केटीजी, काइनेटिक थियरी ऑफ गैस। ऐसे यार तुम लोग भूलोगे तो कैसे काम चलेगा यार। अच्छा, गर्लफ्रेंड कितनी है? हाँ, 3, 4, 1। अरे सर हम तो मिलने हैं, हमें तो कोई मिलता ही नहीं। कोशिश करो, मिल जाएगा। खैर, हम लोग पढ़ रहे थे काइनेटिक थियरी ऑफ गैस और उसमें मेन बात पोस्टुलेट हो गया था ना। और उसमें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या देखे थे कि प्रेशर इक्वल टू आया था 1/3 रो VRMS का होल स्क्वायर। ये हम लोग प्रूफ किए थे। एक और था, इफ देयर इज एन नंबर ऑफ molecules in a gas sample, then VRMS इक्वल टू होता था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मतलब पहले स्क्वायर करो, सारे वेलोसिटी के सम को स्क्वायर करो, फिर उसका मीन निकालो, फिर उसका रूट ले लो। पहले सारे वेलोसिटी का स्क्वायर करो, पहले सारे वेलोसिटी को स्क्वायर करो, फिर उसका मीन निकालो, फिर उसको स्क्वायर करो। और इससे एक महत्वपूर्ण, एक विशेष जो रिजल्ट आया था वो क्या आया था? हाँ, एक हो सकता है कि पिछले लेक्चर में इस कैपिटल एन की जगह स्मॉल एन लिया होगा, लेकिन उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर जो पूरा रिजल्ट तो हो जाएगा V1 का होल स्क्वायर प्लस V2 का होल स्क्वायर डॉट 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 Vn का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन VRMS का होल स्क्वायर। इतनी बात पढ़ चुके थे। अब आज हेडिंग डालिए रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड इट्स वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन, और आज हम लोग यही पढ़ लेंगे जो मैं बार बार आपको चिल्ला के बताता था कि जो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के, गैस के मॉलिक्यूल होते हैं या कोई भी मॉलिक्यूल होता है, वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर वाली कहानी आज हम लोग सोचेंगे। थोड़ा मैं मोबाइल को वो कर लूं, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये हम लोग सोचेंगे क्या? रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना? अब देखो, जैसा कि हम लोग देखें P इक्वल टू 1/3 रो VRMS का होल स्क्वायर। 1/3 रो VRMS का होल स्क्वायर। अच्छा, तो P इक्वल टू 1/3 M अपॉन V VRMS का होल स्क्वायर, या PV इज इक्वल टू 3PV इक्वल टू M VRMS का
होल स्क्वायर। ठीक है, एक ये रिलेशन याद रखेंगे। अच्छा, उसमें जो मेन बात मैं बता रहा हूं वो सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। पी क्या है? प्रेशर। और उसको ये बहुत बहुत कंफ्यूजन आएगा, तू क्वेश्चन करेगा बेटा बहुत कंफ्यूजन आएगा, इसलिए एक एक छोटी छोटी बात को बहुत अच्छे से समझ के करेंगे। पी क्या है? पी है प्रेशर, और प्रेशर को किस में लिखेंगे? एसआई यूनिट में, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, डेंसिटी है, ये क्या है? डेंसिटी, और डेंसिटी को भी एसआई यूनिट में लिखेंगे केजी पर मीटर क्यूब। तीसरा वॉल्यूम, वॉल्यूम को एसआई यूनिट में क्या लिखेंगे? मीटर क्यूब। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है कि प्रेशर किसी और यूनिट में दिया हो, डेंसिटी किसी और यूनिट में दिया हो, तो पहले आपका पहला परम कर्तव्य बनता है, फर्स्ट ड्यूटी ऑफ योर सेल्फ, दैट यू मस्ट हैव टू कन्वर्ट दैट यूनिट इन द एसआई यूनिट, इन द एसआई यूनिट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, अब मुझे मालूम है तुम्हें साला नहीं आता है। देख, अगर जो मैं पूछूं, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, हाउ मेनी केजी इन 2 लीटर, बता। 2 लीटर में कितना केजी होगा? कितना होगा? तो ध्यान से सुनना, वॉल्यूम को 1 लीटर इक्वल टू होता है 1 केजी। ये याद रखना, ये याद रखना, ठीक है ना। बात डेंसिटी की आती है, डेंसिटी को देखना, इसको मिटा रहा हूं, इसको याद रखेंगे। डेंसिटी को देखो। अच्छा, एक और चीज ध्यान से सुनना, 1 लीटर का डिफिनीशन क्या होता है? इफ एनी कंटेनर, लिखो लिखो लिखो, इफ एनी कंटेनर having length 10 centimeter, breadth 10 centimeter and height 10 centimeter, then the space occupied by that container या volume of that container is considered to be 1 liter। हिंदी में बोलता हूं, अगर जो किसी भी कहीं किसी भी स्पेस का, कहीं कंटेनर का, कहीं कुछ भी का, अगर जो लेंथ 10 सेंटीमीटर हो, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर हो, सेंटीमीटर नॉट अ मीटर, कीप इन योर माइंड, और हाइट भी 10 सेंटीमीटर हो, तो जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा उसको बोलेंगे 1 लीटर। क्या? 1 लीटर इक्वल टू होता है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, मतलब हो जाए 10 के पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। चाहे इसी को क्या लिखते हैं? 10 के पावर 3 सीसी। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कभी डेंसिटी केजी पर, ग्राम पर लीटर में दिया रहेगा तो आप उसको चेंज करेंगे। ज्यादातर आपको, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये 10 के पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा? 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर -2 मीटर का क्यूब, यानी 10 के पावर -3 मीटर क्यूब, 10 के पावर -3 मीटर क्यूब।
ठीक है ना? तो ये याद रखेंगे, ठीक है? ठीक है, ये याद रखेंगे। ये कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये देखो 3 दूना के 6, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही है सही है, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूं और कुछ। ये आ गया कन्वर्जन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको आना चाहिए। और देखिए, जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, मान लो 1 kg पर मीटर क्यूब, या ऐसे दे देगा, डेंसिटी ऑफ वाटर मान लो किसी का ले लो 1.01 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, चाहे ऐसे लिखेंगे पर सीसी, न ऐसे लिखेगा। तो मैं क्या बोला, इसको एसआई यूनिट में चेंज करेंगे। एसआई यूनिट में चेंज आज बता रहा हूं, रोज नहीं बताऊंगा, ये बात ध्यान में रख लो। व्हेन आई विल सॉल्व द न्यूमेरिकल देन आई विल डायरेक्टली कन्वर्ट ना, तो इसको नहीं बताऊंगा। देखो एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होगा तो ग्राम किस में करेंगे, केजी में। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू होता है 10 के पावर -3 केजी, और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है 10 के पावर माइनस, अभी किए थे, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है 1 इंटू 10 के पावर -2 मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 10 के पावर -6 मीटर क्यूब। कोई दिक्कत, कर लेते हैं। ये देखिए, इधर देखिए, ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर 1.01 इंटू ग्राम के पावर -3 केजी अपॉन 10 के पावर -6 मीटर क्यूब। इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा 1.01 इंटू, ये जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। कहने का मतलब, अगर जो इसको कन्वर्ट करना है, केजी पर मीटर क्यूब में, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के पावर 3, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के पावर 3। कीप इन योर माइंड, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट concept, because I think number of students are doing wrong concept in this while when they convert unit from one system to another system. Okay, then आप समझ के रखिएगा क्या, 1.01 ग्राम पर सीसी को चेंज करना है तो किस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 के पावर 3 से। मतलब मैं एक लाइन में नोट में लिखवाऊं तो नोट में ये लिखवा सकता हूं, डेंसिटी को ग्राम पर सीसी से केजी पर मीटर क्यूब में करना है तो 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करो। आपके लिए बेटर होगा कि आप पूरा प्रोसीजर समझे रहे हैं, क्योंकि कभी कभी केजी पर मीटर क्यूब से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पूछेगा तो आप 10 के पावर -3 से कर देंगे। मतलब मैं ये लिखना चाहता हूं 1 ग्राम पर सीसी इज इक्वल टू 10 के पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हो गया डेंसिटी का फैक्टर। अच्छा, प्रेशर में भी, इसको मिटाऊं, प्रेशर नॉर्मली, प्रेशर के कई यूनिट होते हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे फोर्स अपॉन एरिया, इसका एक एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पहला। दूसरा होता है mm ऑफ एसजी,
तीसरा होता है, या इसी को क्या बोलते हैं, पास्कल ना। तीसरा होता है टॉर, ठीक है। और फोर्थ वन होता है बार, और फिफ्थ वन होता है एटीएम। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को बोलते पास्कल, ये है एसआई यूनिट। एमएम ऑफ एसजी क्या होता, जब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। हालांकि आप लोग सॉल्यूशन पढ़े होंगे चैप्टर, या और भी केमिस्ट्री में बहुत जगह चैप्टर होगा, तो उसमें क्या होगा, एमएम ऑफ एसजी। नॉर्मली एटीएम और एमएम ऑफ एसजी ये कहां यूज होता है, यूज इन, ऐसे जनरली यूज इन केमिस्ट्री। कहां यूज होता है, केमिस्ट्री में। फिजिक्स में बार से काम चल जाता है, पास्कल से काम चल जाता है। तो दिक्कत यह है कि केटीजी काइनेटिक थियरी ऑफ गैस केमिस्ट्री का भी पोर्शन है और फिजिक्स का भी पोर्शन है। तो जब फिजिक्स में डील करेंगे तो सारे चीजों को एसआई यूनिट में करेंगे, और जब केमिस्ट्री में करेंगे तो नॉर्मली जिसमें दिया रहेगा उसमें। तो मैं बस एक बात बताना चाहता हूं, 1 एटीएम इज इक्वल टू होता है 1 एटीएम इक्वल टू होता है 1.01 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक बार कंफर्म कर लूं। कंफर्म कहां करूं, हाँ 3 एटीएम, हाँ सही है, ओके ओके सही है। 1 एटीएम इक्वल टू होता है 1.01 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल। बाल थोड़ा खराब हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। देखो बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, पहले तो साला तुमको यूनिट समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करूंगा तो मुझे क्या याद होगा, मुझे ये याद हुआ 1 एटीएम इक्वल टू 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल 1। दूसरा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को अगर जो चेंज करेंगे तो किसमें चेंज करेंगे, तो वो हो जाएगा 10 की पावर 3। वॉल्यूम को चेंज करने बता ही दिया, लीटर है। अच्छा, कुछ और भी देखते हैं। देखो आज एकदम बेसिक बेसिक किया है। मोल्स, मोल्स को डिनोट करते एन, ये होता है मास अपॉन मोलर मास ना, एम अपॉन एम। देखो इस चैप्टर में मास 3 बार आएगा, कितने बार, 3 बार। देखो एम क्या है, मास ऑफ वन एटम ऑफ गैस। चाहे ईच एटम हो गया, सही है। अच्छा, एम क्या है, टोटल मास ऑफ गैस सैंपल। एम क्या है, मॉलिक्यूलर मास। हाँ, तो ये क्या है, ये है मॉलिक्यूलर मास, ये है टोटल मास, ये है मास ऑफ वन एटम। अच्छा, और सुनो, एक आएगा एन, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। एन
नंबर ऑफ molecules एन ए एवोगैड्रो नंबर। तो मास कितना, m की वैल्यू कितनी 3, स्मॉल m मास ऑफ वन एटम ऑफ गैस, कैपिटल M टोटल मास ऑफ द गैस सिस्टम। ये मोलिकुलर मास, कीप इन योर माइंड इट इज मोलिकुलर मास। कर्ली वाला ये कर्ली m है, क्या है कर्ली m। अच्छा, स्मॉल m नंबर ऑफ मोल्स, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। और एक मजे की बात बता दूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू n नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। मतलब n इक्वल टू होता है NNA। याद रखेंगे। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बात याद रहेगा तो कहीं पे भी कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, मिटाओ। हम लोग थोड़ा सा वो देख रहे थे, उसको देखते हैं। अब देखो, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस सैंपल। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, बताया था ना, काइनेटिक एनर्जी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी स्केलर क्वांटिटी। तो सारे मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी क्या करो, निकालो और जोड़ दो। और सबके मॉलिक्यूल क्या बोले थे, अकॉर्डिंग टू केटीजी का एजम्पशन में ऑल द ईच पार्टिकल्स ऑफ द गैस हैविंग सेम मास, आइडेंटिकल बोला था ना। तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल टू हाफ m v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m v2 का स्क्वायर प्लस हाफ m v3 का स्क्वायर डॉट 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 हाफ m vn का स्क्वायर। अच्छा, इसमें हाफ m कॉमन निकल रहा है तो हो जाएगा हाफ m v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर डॉट 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 vn का स्क्वायर। ठीक है, और आप मेहनत करिएगा तो पीछे ही लिखा हूं, इसको क्या लिख सकते हैं, m इंटू एन। तो हो जाएगा हाफ m n v आर एम एस का होल स्क्वायर। और m इंटू एन क्या होता है, टोटल मास। क्या होता है, टोटल मास। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी टोटल जो होता है वो होता है हाफ m v आर एम एस का होल स्क्वायर। ये क्या है, टोटल का। और एक और चीज ध्यान से, देयर आर टू टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वन, व्हेन द बॉडी इज इन लीनियर मोशन तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल होता है। और जब बॉडी कोई रोटेट कर रहा है तो उस समय जो काइनेटिक एनर्जी है उसको बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहां पे मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं तो कौन से काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। बल्कि लिख दूं टोटल ट्रांसलेशनल, मैं बार बार बोलूंगा नहीं, ट्रांसलेशनल। जब मैं बोलूं काइनेटिक एनर्जी तो इसका मतलब वही बात हो रहा है क्या, कि टोटल ट्रांसलेशनल की बात हो रही है, कहीं आउट ऑफ लाइन नहीं ना जा रहा। ठीक है,
मैं क्या देख रहा था? हाँ ठीक है, दिख रहा है। तो ये हो गया टोटल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, मिटाऊ क्या? और अभी देखे थे, हाँ, काइनेटिक एनर्जी टोटल कितना होता है? हाफ एम वी आर एम एस का होल स्क्वायर। और अभी देखे थे 3 PV इक्वल टू होता है एम वी आर एम एस का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छा, तो इसका मतलब हम लोग VRMS का होल VRMS स्क्वायर का क्या लिख देंगे? 3 PV। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल ये क्या हो जाएगा? 3/2 PV। क्या कोई भी चीज रटने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। क्या कोई भी चीज रटने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा सर, यहां तक तो सेफ हूं। अब देखो ये क्या हो गया टोटल, इसमें ये क्या है? पीवी, ये सब हो गया ना। अच्छा, इसमें वी क्या है? वॉल्यूम है। अरे कहते ये वी वॉल्यूम है, पी तो प्रेशर समझ में ही आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अच्छा, अब देखो बाई गैस लॉ पीवी इक्वल टू एन आर टी, मतलब काइनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल टू 3/2 nRT। nRT, where R is gas constant. R is gas constant, where R is gas constant. कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखो इसका दो वैल्यू, एक होता है 8.314 ना। ये जब हम लोग यहां से आर की वैल्यू निकाल सकते हो, वो मैं नहीं निकाल रहा हूं, यूनिट लिख दे रहा हूं ना। ये क्या है? गैस कांस्टेंट है। होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूं, होमवर्क में क्या दे रहा हूं? फाइंड यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ आर। ये होमवर्क में ना, ये आप कर ले। बहुत पूछता है, बहुत पूछता भी है। डायमेंशन पूछ लेगा, यूनिट पूछ लेगा, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना? कोई दिक्कत? यहां से निकाल भी सकते हैं आप। जूल, टी जाएगा जूल पर केल्विन। इसका अगर जो यूनिट लिखोगे तो यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? जूल, इधर टाइम गया तो जूल क्या होगा? जूल पर मोल पर केल्विन। मतलब जूल पर मोल पर केल्विन। अब देख भाई, मैं डायमेंशन नहीं लिख रहा हूं, डायमेंशन तुम पे छोड़ रहा हूं, ठीक है? कोई दिक्कत? अच्छा, ये क्या है? टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, मिटा दूं? अब एक टर्म और आता है। अब दिक्कत वाली बात तो यह है कि सर
आपने ये काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाला? काइनेटिक एनर्जी यही था ना, काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या है था, हाफ एम v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर। सर ये तो कर दिया आप, मुझे मजा भी आया, लेकिन आप ये बताइए किसी एक मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट आपने कैसे स्पीड निकाल लिया भैया? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग रियल में हमेशा बताया था कि किसी अकॉर्डिंग टू एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थियरी ऑफ गैस we cannot find the exact value of velocity of any even a single particle of the gas। एक पार्टिकल का हम लोग एग्जैक्ट वेलोसिटी, एग्जैक्ट एनर्जी, एग्जैक्ट कुछ भी नहीं बता सकते। तो हम लोग उस केस में क्या डिफाइन करते हैं? एवरेज। तो हेडिंग डालिए वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी 50 बार इंपॉर्टेंट। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो कुछ भी करना तो है नहीं। देखो एवरेज निकालने में क्या करते हैं, सबका सम करते हैं, सब काइनेटिक एनर्जी का सम कर देंगे और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने होंगे उसे डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब एवरेज ऐसे लिख दे रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी टोटल अपॉन में एन। और टोटल कितना होता है? 3/2 nRT। तो ये हो जाएगा 3/2 nRT अपॉन में n, अपॉन में n। कोई दिक्कत? वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी पीछे पढ़ाया था n इक्वल टू होता है NNA, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो n की जगह ये रख दे रहा हूं, तो ये कितना आ जाएगा? 3/2 nRT अपॉन NNA। और ये R भी कांस्टेंट, Na भी कांस्टेंट। Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 के पावर 23 यूनिट होता है, कुछ यूनिट आप लिख लीजिएगा। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/2 kT, 3/2 kT, where K is equal to R upon Na, R upon Na is called Boltzmann constant। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक जगह भी मिस नहीं किया हूं। देखो n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na पीछे पढ़ाया, इसीलिए इतना झंझट किया कि आपको आए। नहीं तो क्या होता है कि पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, मुझे जब मेरे टीचर ने पढ़ाया था तो ये सब मुझे नहीं आती थी, तो मैं नहीं कर पाता था। तो ये हो जाएगा 3/2 kT, 3/2 kT। तो ध्यान से सुनना है, ये हो गया ना? ये हो गया, मिटाऊं? अच्छा, इसमें k की वैल्यू क्या होती है वो लिख लीजिए आप लोग, ये मिटा रहा हूं। k की वैल्यू होती है 1.23 इंटू 10 के पावर 23, 1.38 इंटू 10 के पावर -23। और k क्या हो जाएगा? क्या होगा? तो आप लोग यूनिट अपने मन से लिख लीजिएगा, मैं यूनिट लिख दे रहा हूं, जूल पर केल्विन।
ए स्मॉल के है ना, स्मॉल के। या के की वैल्यू होगी, लिख दे रहा हूं, 8.61 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन, या के की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻16 ऑर्ग पर केल्विन। जैसा कि तुम लोग जानते हो 1 ऑर्ग इक्वल टू 10⁻7 जूल। ओ सॉरी, 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। तो यहां जूल की जगह क्या रख दूंगा, अर्ग। तो 10⁻7 तो -23 में 7 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, -16। 4 3 7, हाँ -16। याद रखेंगे, याद क्या रखना है, ये याद रखेंगे, ये 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये क्या है, केल्विन है ना। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या भाई बताना चाहता हूं, वो ध्यान से सुनिएगा, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोल रहा हूं तो इसका मतलब मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, ये होता है 3/2 kT, और टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, 3/2 nRT। अब क्या फर्क है, ये क्या है, ये है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर मोल। ठीक है, अच्छा अब कुछ और बात याद रखेंगे। 3/2 कांस्टेंट, के क्या है, कांस्टेंट। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्या, एवरेज काइनेटिक एनर्जी only depend upon temperature of gas, जबकि टोटल काइनेटिक एनर्जी डिपेंड मोल्स as well as temperature। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसका मतलब कि मान लो 3 4 गैस के सैंपल दिए हैं और सबका टेम्परेचर सेम है, तो सारे मॉलिक्यूल्स के, चाहे वो हाइड्रोजन का हो, ऑक्सीजन का हो, नाइट्रोजन का हो, कोई भी हो, उसका अगर जो सारे सैंपल का टेम्परेचर सेम है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, लेकिन ट्रांसलेशनल, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें हिंदी में लिखिए आप, एवरेज काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, जबकि टोटल काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, ठीक है, यहां तक सेफ हो?
तो ये बात याद रखेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम, ये मोस्ट, यहीं से न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल और छोटे छोटे न्यूमेरिकल, कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल इसी से आएंगे। क्या? छोटे छोटे कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल इसी से आएंगे। ठीक है ना? अच्छा, अब वो एक आध दो न्यूमेरिकल करते हैं, तब आपको और क्लियर होगा, नहीं तो थियरी अलग चीज है, हवा में उड़ जाएगी। देखो वीडियो का लेंथ कितना हो गया, अभी काफी समय है, हम लोग 10 मिनट और बातचीत कर सकते हैं। लिखिए, एट द सेम टेम्परेचर, क्वेश्चन लिखिए, एट द सेम टेम्परेचर, एट द सेम टेम्परेचर 4 मोल ऑफ H2, 4 मोल ऑफ H2 एवरेज काइनेटिक एनर्जी is 0.023 electron volt and total kinetic energy is 0.4 joule. Then find the average kinetic energy and total kinetic energy of 2 mole of oxygen. 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नाम ले तो O2 लिखेंगे, हाइड्रोजन का नाम ले तो H2 लिखेंगे, क्योंकि ये गैस की बात हो रही है। कीप इन योर माइंड। मैं लिख दूं क्वेश्चन, गिवन में क्या है? गिवन में है 4 मोल H2 का है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज जो है ये कितना है? 0.023 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और काइनेटिक एनर्जी टोटल है। अच्छा, क्या टोटल काइनेटिक एनर्जी ही एवरेज काइनेटिक एनर्जी है? नो 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 नो, काइनेटिक एनर्जी टोटल कितना है? 0.4 जूल, और फाइंड करना है 2 मोल of O2 काइनेटिक एनर्जी एवरेज और काइनेटिक एनर्जी टोटल पता करना है। पता करिए, आपको एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये भी दिया है सेम टेम्परेचर, तो देखिए टेम्परेचर चेंज हुआ क्या? जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? सेम होगा। लिख दूं सॉल्यूशन में, एज टेम्परेचर ऑफ 2 सैंपल आर सेम, hence they have same average kinetic energy, because लिख दे रहा हूं हालांकि, because average kinetic energy सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी O2 का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.023 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या सोचते हो क्या होगा? तो देखो इसको करने का तरीका आज के बाद यही करेंगे। अगर जो कंपैरिजन में पूछ रहा है तो आप क्या करिए कि आप दोनों का रेशियो ले लीजिए। क्या ले लीजिए? दोनों का रेशियो ले लीजिए।
टोटल सेकेंड का काइनेटिक एनर्जी टोटल ऑफ H2 और काइनेटिक एनर्जी टोटल ऑफ O2। अब मैं जानता हूं टोटल काइनेटिक एनर्जी किसमें मतलब किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर। तो ये हो जाएगा NH2 टेम्परेचर, NO2 और टेम्परेचर तो दोनों का सेम है। तो नंबर ऑफ मोल कितना है 4, ये कितना है 2, ये कितना हो गया 2। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ O2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ H2 अपॉन 2 होगा क्या, ये 2 उधर गया, हाँ ये हो जाएगा 2, मतलब 0.4 अपॉन 2, 0.2 जूल। कहने का मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी नंबर ऑफ मोल्स के और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो टेम्परेचर तो सेम हो गया, तो ये कितना घटा 2 गुना, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कितना घट जाएगी 2 टाइम्स। तो 0.4 है तो 0.2 हो जाएगा। ये आप बिना सोचे बिना पेन उठाए आप कर सकते हैं ना। अच्छा अभी होगा, समय होगा, हाँ लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी of gas molecule at 0 degree Celsius, 0 degree Celsius। पहला ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी 0, दूसरा ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी नॉट 0। तो साला तू ये अच्छा ये बात याद रखना, जो काइनेटिक एनर्जी में 3/2 kT है, इसमें टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन स्केल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन स्केल। टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन स्केल, चाहे इसी को क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर ना। हाँ तो 0 डिग्री सेल्सियस में साला ये नहीं तू समझ लेना कि टेम्परेचर क्या हो जाएगा 0, टेम्परेचर क्या हो जाएगा 0, नहीं टेम्परेचर कितना हो जाएगा T इन केल्विन कितना हो जाएगा 0 + 273 मतलब 273 केल्विन। तो ये काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगा, ये ऑप्शन सही है। अच्छा दूसरा, अगर जो ये सही है ये क्या है गलत। दूसरा अगर जो क्वेश्चन होगा काइनेटिक एनर्जी एट 0 केल्विन, 0 केल्विन, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 0 और काइनेटिक एनर्जी नॉट 0। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला सही होगा, ये क्या होगा गलत। कहने का मतलब 0 केल्विन अगर जो टेम्परेचर अगर जो होगा किसी गैस का, तो उसके सारे मॉलिक्यूल रेस्ट पे होंगे। ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर एट रेस्ट, जो कभी नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कि इस नेचर में 0 केल्विन टेम्परेचर अचीव करना बहुत मुश्किल होता है, हो ही नहीं पाएगा। क्या हो ही नहीं पाएगा। वी कैन लिख ले नोट में, वी कैन नॉट अचीव टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी
विच इज इक्वल टू 0 केल्विन। 0 केल्विन किसी का टेम्परेचर नहीं होगा। कहने का मतलब मैं नोट में लिख दूं, टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी कैन नॉट बी 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आई थिंक इट इज सफिशिएंट इन दिस लेक्चर। In next lecture, we will mainly discuss some numerical and try to understand that how numerical comes in exam. Then it may be happen that in the same lecture we will discuss about the different velocity which is related to kinetic theory of gas. Thank you very much.